जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर लाइट चली गई थी और हमारा जो छूट गया था माउंटेन चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट में जब हम पढ़ा रहे थे माउंटेन के दो पार्ट पढ़ा दिए थे मैंने। पहला पढ़ाया था बलित पर्वत फोल्ड माउंटेन और दूसरा ब्लॉक माउंटेन भ्रंश पर्वत। दोबारा से रिपीट करते हैं उसी चीज को। फर्स्ट जो पढ़ाया था ये हमारी अर्थ, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ हमने अपने घर बना लिए हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं इसी पे। और ये जो अर्थ है इसकी जो सरफेस है ये वाला जो हिस्सा है वो है क्रस्ट। ये काफी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और ये है क्रस्ट मेंटल और ये है कोर। यहां क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, लावा भरा हुआ है इसमें। और इसके ऊपर सतह पे क्या करते हैं, हम यहां पे रहते हैं। तो दोबारा से रिपीट करते हैं उसी चीज को जहां से छोड़ा था। लाइट चली गई थी लास्ट लेक्चर में। पहले प्रकार के जो हमने पर्वत पढ़े थे वो हमने पढ़े थे फोल्ड माउंटेन, जिसे बलित पर्वत कहते हैं। देखो दुनिया में जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ है वो स्टार्टिंग में जहां तक है वो सब सारे के सारे जितने पर्वत हैं वो सब बलित पर्वतों के ही रूप में बने हुए हैं। जब वो अरावली ले लो, जब अरावली बना हुआ था बन रहा था, जब अरावली बना तब वो बलित पर्वत के रूप में ही था। बलित पर्वत बनने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। यहां से मैं छोटा सा हिस्सा यहां से इतना निकाल लेता हूं। ये दो प्लेटें हैं, ये कुछ धरातल है और यहां से नदी आ रही है, वो अपने साथ गाद मिट्टी कंकड़ पत्थर ला रही है। यहां से नदियां बह रही हैं, वो अपने साथ गाद मिट्टी कंकड़ पत्थर ला रही हैं। कंटिन्यू प्रोसेस काफी सालों तक चलता है, लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता है। और जो गाद मिट्टी पत्थर ला रही है वो यहाँ पे क्या होता है, जमा होता चला जाता है। उसकी परत दर परत परतें बनती चली जाती हैं, परतें बनती चली जाती हैं। ये जो मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जो नदियां बहा के ला रही हैं अपने साथ, उसके द्वारा परत दर परत परतें बनती जाती हैं। इसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। फिर क्या होता है, ये प्लेट नंबर ए है, ये प्लेट बी है। ये प्लेटें क्या होती हैं, जब मूव करती हैं आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये जो जियोसिंक्लाइन बनी है वो इस तरीके से ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठ जाती है तो यही एक पर्वत का रूप ले लेती है। इसी के द्वारा बनते थे बलित पर्वत फोल्ड माउंटेन। पहले प्रकार के जो पर्वत हमने पढ़े थे वो उनका बनने की प्रक्रिया क्या थी, कुछ इस तरह की सी थी। दूसरे प्रकार के पर्वत जो हमने पढ़े थे वो भ्रंश पर्वत पढ़े थे। भ्रंश पर्वत में क्या होता था, भ्रंश पर्वत जो बनने की प्रक्रिया क्या थी कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट दो। आपने अपने घर पे देखा होगा, आपके घर की जो दीवार होती है वो दीवार जब बनाई जाती है, दीवार में ईंटों से बनाई जाती है उस दीवार को। तो उस दीवार को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं। सीरम सीमेंट होता है, बजरी होती है, गिट्टी होती है, उसको मिला के मिक्स करके लगाते हैं, तब उस दीवार को बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उस दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। वो दीवार क्या होती है, जैसे सपोज करो ये एक दीवार है और इस दीवार में क्रैक आ गया इस तरीके से, और क्रैक आ जाएगा तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाता है वो अलग सा हो जाता है और नीचे का जो हिस्सा हो जाता है वो अपने आप में अलग हो जाते हैं क्रैक आने की वजह से। ये एक पूरी प्लेट है, मैंने बताया था ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी कई प्लेटों से बनी हुई है। और ये प्लेटें किसके ऊपर तैर रही हैं, जो मेंटल है वहां जो लावा भरा हुआ है, मैग्मा। देखो मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आता है, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब अंदर से बाहर निकल आता है तब उसे बोलते हैं लावा। ये जो मैग्मा यहाँ मेल्टेड मैग्मा पिघला हुआ, जो मैग्मा भरा हुआ है इसमें, इसी के ऊपर ये है क्या, ये प्लेटें तैर रही हैं। क्रस्ट जो सरफेस है ये प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, ये प्लेटें इसके ऊपर तैर रही हैं। इसका ही मैंने यहां से कुछ हिस्सा ऐसे उठा लिया और उसे यहां लेके आए
होता क्या है कि ये प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी होती है। हमारे घर की दीवार भी एक दूसरे ईंटों से, एक ईंट से दूसरी ईंट, दूसरी तीसरी, इस तरीके से जुड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है, उस दीवार में क्रैक आ जाता है। और ये प्लेटें जो हैं वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हैं तो होता क्या है, जहां से ये प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये इसे बोलते हैं भ्रंश रेखा। होता क्या है, कभी कभी ये जो प्लेट, ये प्लेट 1 नंबर प्लेट, प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेटें जहां से ये प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन प्लेटों में क्या होता है, ये प्लेटें आपस में कभी अलग हो जाती हैं। सपोज करो ये वाली प्लेट थोड़ा सा इधर मूव कर गई, या ये प्लेट यही रही, ये वाली प्लेट यही रही। जहां से ये प्लेट जुड़ी हुई थी, ये वाला जो हिस्सा था वो इस तरीके से नीचे आ गया, ये नीचे बैठ गया। ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2 थी, और ये प्लेटें किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, भ्रंश रेखा के द्वारा जुड़ी हुई थी। ये प्लेटें भ्रंश रेखा के द्वारा जुड़ी हुई थी। और ये वाला जो हिस्सा था, यहां से क्रैक की वजह से, मैंने बताया था दीवार, जिस दीवार को हम बनाते हैं इस तरीके से हमारी दीवार होती है, तो ईंट, एक ईंट से दूसरी ईंट इस तरीके से जुड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें क्रैक आ जाता है, और वो दीवार, गांव की भाषा में हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं कि दीवार चल गई, वो जॉइंट जो था वो दीवार चल गई। पर ऐसा नहीं होता है, वो दीवार चलती नहीं है। उसे यहाँ हम जिस चीज को समझेंगे वो ये है कि ये जो प्लेटें जुड़ी हुई हैं वो भ्रंश रेखा के द्वारा जुड़ी हुई हैं। होता क्या है कि सपोज ये वाली जो प्लेट थी वो यहां से अलग हो गई, और ये वाला जो हिस्सा था यहां से वो नीचे बैठ गया। हो सकता है ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाए किसी कारण की वजह से, हो सकता है ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाए किसी कारण की वजह से। इस जहां से ये प्लेटें जुड़ी हुई थी उसे बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, वो सॉरी भ्रंश रेखा। जियोसिंक्लाइन तो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था, जो नदियां गाद मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, उसे बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। यहां से ये प्लेटें जुड़ी हुई थी और ये हिस्सा क्या हुआ, नीचे बैठ गया। अब हम यहां पे खड़े हुए हैं, यहां पे इस तरीके से, और हम अपने इस साइड देख रहे हैं और हम अपने इस साइड भी देख रहे हैं। सपोज करो यहां पे प्लेटें हैं, इस साइड भी एक प्लेट थी और इस साइड भी एक प्लेट थी, और वो प्लेटें जो जुड़ी हुई थी वो वहां से, ये वाला जो हिस्सा था वो नीचे बैठ गया। और अब हम देखेंगे तो हमारे, अब हम जहां पे खड़े हुए थे वो हिस्सा नीचे बैठ गया। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए थे, पहले तो प्लेट यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा था, और ये जो हिस्सा था वो नीचे की तरफ मूव कर गया, नीचे बैठ गया, अलग हो गया यहां से। देखो मैं आपको बताऊं, होता क्या है, जितने भी डैम हैं या कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह बनाई जाती हैं तो वहां चेक किया जाता है कि यहां पर कोई ऐसी, यहां से कोई भ्रंश रेखा तो नहीं गुजर रही है, यहां पर किसी प्लेट का जॉइंट तो नहीं है। इन फ्यूचर कभी वो भ्रंश रेखा से वो प्लेट अलग हो जाएगी तो वो डैम टूट जाएगा, या कोई बड़ी फैक्ट्री होगी, कोई बड़ी बिल्डिंग होगी और वो प्लेट वहां से मूव कर गई तो वो बिल्डिंग में क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। या कोई डैम बना होगा, सपोज करो कि जैसे ये टेहरी डैम हमारे उत्तराखंड में ही बना हुआ है, उस टेहरी डैम, वो टेहरी डैम अगर किसी प्लेट जो है जहां से प्लेटें जुड़ी हुई हैं भ्रंश रेखा से, उसके ऊपर बना हो और वहां से कोई प्लेट मूव कर जाए तो क्या होगा, डैम टूट जाएगा। और डैम अगर टूट जाएगा, अगर टेहरी डैम टूट जाएगा तो गंगा और यमुना के बीच का जो जितना क्षेत्र है, यहां से दिल्ली से लेकर और पूरा वहां बंगाल तक, पूरा चारों तरफ तबाही तबाही कर देगा। इतना डैम में पानी है, टेहरी डैम में इतना पानी है। तो जितने भी बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं वहां चेक किया जाता है कि ऐसी यहां पर कोई जियोसिंक्लाइन तो, वो क्या नाम, ऐसी कोई भ्रंश रेखा तो नहीं यहाँ पे। इन फ्यूचर वो भ्रंश रेखा की वजह से प्लेट वहां से मूव कर जाए तो डैम टूट ना जाए। या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब बनाई जाती हैं तो देखा जाता है कि ऐसी कोई यहाँ से भ्रंश रेखा तो नहीं जा रही है कि प्लेट यहाँ से मूव कर जाए, और वो जब भविष्य में डैम ना टूट जाए या कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी फैक्ट्री है जो बना रखी है वो टूट ना जाए। अब क्या होता है कि अब हम अपने इस साइड देखते हैं तो हमें इस साइड वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इस साइड भी हमें ऊपर हिस्सा उठाई देखता है। मैं इस तरीके से देखता हूँ और इस साइड भी देखता हूँ कि, और ये जो फिनोमेना घटित होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, ये
किलोमीटरों में होती, करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि आप आपके घर के बाहर जो नाली थी वो बैठ गई तो वहां पहाड़ बन जाएगा, वहां पर्वत बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये प्रक्रिया ये जो फिनोमेना होता है वो 100-150 किलोमीटर में होता है। नहीं तो आप ये समझो कि आपके घर के बाहर एक नाला है, तो आप नाले के अंदर घुस गए और आप इधर देख रहे हैं कि इधर भी नाला ऊपर है और इधर भी नाला ऊपर है, और आप बोल रहे हैं कि अर्पित सर ने बोला है कि जहां से हमें नीचे से हमें ऊपर ऊंचा दिखाई दे वो पर्वत हो जाएंगे। पर्वतों के लिए भी मैंने एक डेफिनेशन जब स्टार्टिंग में बताया था, तब मैंने बताया था कि वो 1000 मीटर से ऊंचे होने चाहिए, उनकी स्लोप ढाल जो है वो तीव्र होनी चाहिए, सिरा नुकीला होना चाहिए, सतह है वो विस्तृत होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई थी उस टाइम पे। आप देखना लेक्चर 1 को जाके देखना, ये पार्ट 2 है। अब हम इस साइड देखते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और इस साइड देखते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा उठा हुआ दिखाई देता है। तब जाके हमें जो पर्वत मिलता है, मैं इस साइड में ऊपर देखते हैं, इस साइड में ऊपर देखते हैं तो ऊपर हिस्सा ऊंचा उठा दिखाई दे रहा है, इस साइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साइड में पर्वत है। हाँ, वो पर्वत ही होता है। ये वाला जो इसे जो जब इसके द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है, ये जो पर्वत बन जाते हैं इन्हीं को बोलते हैं भ्रंश पर्वत। और ये जो हिस्सा जो नीचे धंस गया है, ये हिस्सा कहलाता है भ्रंश घाटी। ये क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है, इसी कहलाता है भ्रंश पर्वत। नीचे जो हिस्सा धंस जाता है वो क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी। और ऊपर जो हिस्सा उठ जाता है वो कहलाता है भ्रंश पर्वत। और जो रेखा इनको अलग करती है वो कहलाती है भ्रंश रेखा। बहुत सारी नदियां इन भ्रंश घाटियों में बहती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, सोन नदी है। ये कहां बहती हैं? ये नदियां जो है, नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, ये नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं। कहते हैं उल्टा बहती हैं नदियां। अब उल्टा कहां से बहेगी भाई? ये एक पर्वत है यहाँ पे, और यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से एक नदी आ रही है। अब वो नदी इस साइड तो नहीं चली जाएगी ना, जब उसे इस साइड, उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं है, जब नदियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे, उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं है कि वो इतने बड़े पर्वत को काट के इधर निकल जाए। उसे जहां जगह मिलती है वो वहां फ्लो हो जाती है। तो नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, ये नदियां कहां बहती है? इन्हीं भ्रंश घाटियों में बहती हैं। जब इन्हें ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, परेशान ना हो। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बलित पर्वत कैसे बनते हैं, भ्रंश पर्वत कैसे बनते हैं, तो भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल विंध्याचल है। तो होता क्या है, इनके द्वारा जो ये फिनोमेना घटित होता है, इसके द्वारा बनते हैं भ्रंश पर्वत। पहले प्रकार के हमने पर्वत पढ़े बलित पर्वत, दूसरे पढ़े हमने भ्रंश पर्वत। अब हम बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरे प्रकार के हमारे पर्वत होते हैं वो कौन से होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। तीसरे प्रकार के जो पर्वत हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। देखो अंतर है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत में अंतर है। तीसरे कौन से होते हैं हमारे पास? ज्वालामुखी पर्वत। देखो एक ज्वालामुखी होता है, दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। देखो होता क्या है, फिर से वही फिनोमिना, ये आंतरिक हिस्सा है, कोर है, ये मेंटल मैग्मा भरा हुआ है यहां पे, और ये क्रस्ट है, ये वाला।
ये किससे मिलकर बना हुआ है? प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। काफी सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है क्रस्ट हमारी। तो होता क्या है कि ये मैग्मा जो यहां पे भरा हुआ है पृथ्वी में के जो मेंटल वाले हिस्से में जो मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा क्या होता है? ये बाहर निकलता है। देखो मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं। अच्छी चीज क्या है? एक अच्छी जानकारी ये है, आप जितने भी 90% ज्वालामुखी जो है वो समुद्र में ही मिलते हैं। कभी आपने इस चीज पे विचार किया, सोचा आपने कभी कि विश्व में 90% जो ज्वालामुखी है वो हमें समुद्र में ही क्यों देखने को मिलते हैं, अन्य किसी जगह के देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? कभी सोचा आपने इस बात में? होता क्या है, अब मेरी बात को समझना आप। अगर आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। आपको स्थान ए से और स्थान बी तक जाना है। या सपोज करो आपको यहां से दिल्ली जाना है, या आपको यहां से आगरा जाना है, और हर कोई, हम हो या आप हो, कोई भी हो, हम उस रास्ते को पसंद करते हैं जहां से हमें कम डिस्टेंस, कम दूरी तय करनी पड़े। उसी चीज को चुनेंगे, प्रॉफिट है भाई उसमें। अब आपसे बोल दिया जाए कि आपको स्थान ए से आपको स्थान बी तक जाना है। आपको स्थान ए से बी तक जाना है। अब आपको यहां से जाने के लिए आपको एक दो रास्ते दिए जाएं। आपको यहां से पहले यहां जाना है सी पे, और सी से आपको यहां जाना है, और दूसरा आपको रास्ता जो दिया जाए वो यहां से सीधा डायरेक्ट दिया जाए। आप किस रास्ते को प्रीफर करेंगे? आप किस रास्ते को ज्यादा मानेंगे कि हमारे लिए ये रास्ता बेस्ट है? सीधी सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि हम इस रास्ते को चॉइस करेंगे। हमारी पसंद क्या होगी कि हम स्थान ए से बी तक जाने के लिए हम इस रास्ते का ही प्रयोग करें। सेम फिनोमिना मैंने अभी क्वेश्चन किया कि आपसे कि विश्व के 90% जितने ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे, सभी के सभी कहां पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। रीजन साफ है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो रीजन आपके सामने साफ है। रीजन क्या होता है? ये सरफेस है, पृथ्वी की सतह है ये पूरी, और यहां पे ये समुद्र है। मैंने यहां से छोटा सा हिस्सा उठा लिया, यहां क्या है? ये समुद्र है ये, और यहां क्या नीचे वाले हिस्से में क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। इसमें लावा भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? लावा। ये क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है। मैग्मा जिसे बोलते हैं। मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है तब उसे बोलते हैं लावा। ये क्या भरा हुआ है? नीचे सरफेस की इस क्रस्ट के नीचे क्या है? मैग्मा है। और मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है तब उसे बोलते हैं लावा। और ये लावा यहां से निकलने की कोशिश क्यों करेगा? जब उसे यहां पे कम डिस्टेंस, कम दूरी तय करने को मिल रही है, यहां भाई पानी भरा हुआ है और उसे यहां निकलने में आसानी भी होगी। यहां से निकलने में आसानी होगी या यहां से निकलने में आसानी होगी? सीधी सी बात है भाई, उसे यहां समुद्र में निकलने से आसानी होगी। यही रीजन है कि यहां उसे कम डिस्टेंस, कम दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि विश्व के 99% ज्वालामुखी जो हैं वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी पे। ये तो आपको पता चल गया होगा कि 99% ज्वालामुखी या 90% ज्वालामुखी समुद्र में ही पाए जाते हैं। रीजन क्योंकि उन्हें यहाँ पे कम डिस्टेंस, कम दूरी तय करनी पड़ती है। मैग्मा जो भरा हुआ है पृथ्वी के अंदर, उसे निकलने के लिए वहां पे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, वहां से जल्दी निकल आएगा। यही मैग्मा, जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है, ये किस कंडीशन में है?
ये बाहर आके जब जम जाता है, लावा जम जाता है, तो यही इसमें कोयला, पत्थर, सोना सब इसी मैग्मा में ही होता है। इस पे तब जब ये पृथ्वी के अंदर होता है तब ये बिल्कुल मेल्टेड, पिघला हुआ होता है। जब ये बाहर आके जम जाता है तब उसमें से छाटा जाता है कि इसमें क्या सोना है, क्या है, क्या क्या इसमें धातु हैं, कौन कौन से इसमें पदार्थ हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब उसमें से देखी जाती हैं। तब जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है तब तक वो किस कंडीशन में रहता है? पिघली हुई अवस्था में रहता है। होता क्या है कि यहां से ये मैग्मा बाहर निकला, और बाहर निकला और यहां पे देखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का सिस्टम, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत में अंतर है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत में क्या अंतर है? ज्वालामुखी में क्या होता है कि यहां से मैग्मा भी निकल रहा है। ज्वालामुखी में क्या होता है? मैग्मा भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, उसमें जल वाष्प भी निकल रहा है। तो क्या वो पर्वत हो जाएगा? क्या वो ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत कहां से हो जाएगा? उसमें से क्या निकल रहा है? उसमें से गैस निकल रही, जल वाष्प निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, तो वो पर्वत थोड़ी नहीं हो जाएगा। होता क्या है कि इसमें से जो लावा ये मैग्मा निकलता है, वो बाहर जाके सतह पे जाके धीरे धीरे जमता चला जाता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इस तरीके से जमता चला जाएगा। जब जम जाएगा तो ये जाके यहां पर एक पर्वत का रूप ले लेगा। ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल गई, ये मैग्मा जब बाहर निकल आया तब यहां पर जाके सतह पे जाके जम गया, और जम गया। यही जो लावा मैग्मा पृथ्वी से बाहर आया था, मैग्मा पृथ्वी से बाहर आने के बाद क्या कहलाया? लावा। और लावा जब जम गया तो उसने क्या, किसका रूप ले लिया? एक पर्वत का रूप ले लिया। तब जाके बनता है ज्वालामुखी पर्वत। जैसे जापान का माउंट फ्यूजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो, ये सब कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी पर्वत। अब हम बात करेंगे, अब आप इतना अंतर समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, लेकिन बनने की प्रक्रिया क्या होती है। अब जो लास्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? अवशिष्ट पर्वत। लास्ट जो हमारे पास जो होगा वो कौन से लास्ट प्रकार के जो पर्वत है हमारे, वो कौन से? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। क्या है ना, विलुप्त पर्वत भी बोल सकते हैं। क्यों विलुप्त पर्वत? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं ये विलुप्ति के कगार पे हैं, अपनी अंतिम स्टेज पे हैं, अभी खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल, राजस्थान, अरावली। अरावली अपने समय में इतना बड़ा पर्वत हुआ करता था कि उसने अपने जस्ट अपोजिट में एक मरुस्थल का निर्माण कर दिया। थार रेगिस्तान जो आज आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो पर्वत, अरावली जो पर्वत श्रेणी है, अरावली जो पर्वत था, उसी के कारण उसका निर्माण हुआ है। किसका? जो राजस्थान में थार मरुस्थल आप देख रहे हैं, अरावली पर्वत के कारण ही हुआ है। अब अरावली जो पर्वत है वो अपने विलुप्ति के कगार पे, अपने खत्म होने के कगार पे है, अपने अंतिम स्टेज पे है। अंतिम स्टेज पे ऐसा है कि वहां पर कहीं कहीं तो बिल्कुल जो जगह है वो बिल्कुल प्लेन हो चुकी है। अरावली पर्वत जो स्टार्ट होता है वो गुजरात से स्टार्ट होता था, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक जाता था। दिल्ली में जो संसद भवन जो बना हुआ है वो अरावली पर्वत पर ही बना हुआ है। अरावली उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि कहीं कहीं क्या होता है, अरावली पर्वत बहुत बड़ा पर्वत हुआ करता था। अब पर्वत हुआ करता था पहले, अब वो कहीं कहीं पे क्या बन गया है? मैदान बन गया है, छोटी छोटी इस तरीके से मैदान बन गए, जहां बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं क्रिकेट खेल खेल के। अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो अपने अंतिम स्टेज पे हैं,
विलुप्ति की कगार पे हैं, आगे आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे। वो कहलाते हैं अवशिष्ट पर्वत, जो लास्ट स्टेज पे हैं। अरावली पर्वत इतना बड़ा पर्वत था, हरियाणा से लेकर दिल्ली में जो संसद भवन बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है? अरावली पर्वत पे ही बना हुआ है। अब समझो उस जगह पे पहले पर्वत होता था, अब हमने वहां पे क्या बना दिया? संसद भवन बना दिया। अपने टाइम पे तो वो बहुत बड़ा पर्वत होगा ना, वो कैसा हो गया? घिस गया है, एक्सटेंड हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, वहां मैदान सा बन गया है। अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में रह गया है अरावली पर्वत। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे अरावली पर्वत, बिल्कुल विस्तृत रूप से बताएंगे। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको कि अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये कि वो अपने विलुप्ति के कगार पे, खत्म होने के कगार पे हैं, आगे भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे। विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये सभी के सभी क्या है? विलुप्त होने के कगार पे, ये अपने अंतिम स्टेज पे हैं, ये अवशिष्ट पर्वत ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा वो हम देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।